Now, the next required topic is introduction to complex numbers, their modulus, argument, polar form, etc. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हैं क्या और वो इम्पोर्टेंट क्यों। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लेते हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके आपको दो मूल मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, टू रूट्स। अगर हम बात करें एक बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² प्लस 1 इक्वल्स 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, कोई रूट नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास केवल रियल नंबर्स हैं, इफ ओनली रियल नंबर्स आर considered, if only r is set of real numbers is known। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें, रियल नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स और दूसरा नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर है और हम पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और अगर हम किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। कम से कम अगर x 0 होगा तो x स्क्वायर 0 हो सकता है। अगर हम x स्क्वायर में 1 का एडिशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो x स्क्वायर प्लस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन कब? जब हम केवल रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इस तरह की इक्वेशन के लिए भी उनको दो रूट्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए यानी दो डिग्री की इक्वेशंस के लिए दो रूट्स अवेलेबल होते थे, तो उनको इस तरह की इक्वेशन के लिए भी दो रूट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने एक सिंबल, मैं इसे सिंबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर के पास ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती कि उसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए। तो उन्होंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट सिंबल वाज डिनोटेड बाय आई, and we call it iota। और इसकी खूबी क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, such that i square is -1। तो उन्होंने i स्क्वायर को -1 लिया, एक ऐसा सिंबल i यानी कि जिसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा से पढ़ते हैं, और इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम i स्क्वायर की वैल्यू -1 का इस इक्वेशन में यूज करते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग एक नए तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फिर वही इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ इफ वी फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी गेट x प्लस आई मल्टीप्लाइड x माइनस आई इक्वल 0, so that it gives us x equals प्लस माइनस आई। तो इस तरह से जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट या कोई भी रूट नहीं था, उस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अब हमारे पास में दो रूट्स हैं। नाउ वी हैव टू रूट्स। क्या करके? एक सिंबल इंट्रोड्यूस करके, और उस सिंबल को आयोटा कहते हैं, आई स्क्वायर -1 होता है। अब हम बात करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो मैंने ऊपर लिखी, ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals 0। Sridharacharya rule, we all know Sridharacharya rule. By using Sridharacharya rule, we can find the roots of this quadratic equation, and those roots will be minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a। अब देखिए, जब तक बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बी स्क्वायर या फिर 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो सपोज कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को मैं नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ। नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर जहां पर m एक रियल नंबर है, m एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है m स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगी और उसके आगे एक माइनस साइन लग जाने से नेगेटिव होगी। तो मैंने क्या किया, अगर बी स्क्वायर माइनस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने नेगेटिव एम स्क्वायर एज्यूम की। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एम स्क्वायर divided by 2a, and it gives us negative b over 2a plus minus, now m square का स्क्वायर रूट m हो जाएगा और दिस इज -1, अगेन -1, और यहां से -1 का स्क्वायर रूट अगर हम बात करें तो आयोटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहां पर अगर हम लोग -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा m I आयोटा ओवर 2a। अगर हम नेगेटिव b अपॉन 2a को अल्फा एज्यूम करें और m अपॉन 2a को बीटा एज्यूम करें तो हमें मिल रहा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा टाइम्स बीटा। सो हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं मिलता था, वहां पर अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स तो मिल रहे हैं। अगर वो रियल नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नए सिंबल आयोटा के टर्म्स में हमें मिल रहे हैं। If we talk about this alpha and beta, then alpha is negative b over 2a and beta is m over 2a, where a, b, m ये सभी रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर रियल नंबर्स। और जो हमें रूट्स मिल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ इस फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कुछ हमें इस फॉर्म में रूट्स मिले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रियल रूट्स अवेलेबल नहीं थे, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर्स हैं। इस तरह के नंबर्स जो कि अल्फा प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा सेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही इंक्लूड होंगे रियल नंबर्स या हम कहें प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि अगर हम लोग बीटा को 0 ले लेते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ अल्फा। इफ बीटा इज 0 then only alpha is there, and where alpha is a real number. Similarly, if alpha is 0 then we get iota beta. These numbers are called purely imaginary. अगर हम अल्फा प्लस आई बीटा को z सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो यहां पर अल्फा को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और बीटा को कहते हैं इमेजिनरी, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इन्हें हम इस तरह से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं रियल REZ, रियल पार्ट ऑफ z, और इसे हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब दूसरा एक क्वेश्चन जो तुरंत दिमाग में आता है कि रियल नंबर्स को तो हम देख सकते हैं, वी कैन वेरी इजीली सी रियल नंबर्स। कैसे देख सकते हैं, रियल लाइन पर। रियल लाइन पर हम लोग सेंटर में 0 और इस तरफ नंबर्स बढ़ते जाते हैं और लेफ्ट साइड में नंबर्स घटते जाते हैं। अगर हम केवल इंटीजर्स को मार्क करेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स। लेकिन
अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहां से देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं देख सकते. हाउ कैन वी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स? If we want to visualize complex numbers geometrically, then what we do, we take two axes. One axis is called real axis and the other axis we call it imaginary axis. और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा था अल्फा प्लस आई बीटा, तो अल्फा प्लस आई बीटा को अगर हमें इस प्लेन में देखना है, देखिए ये एक प्लेन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा टू डायमेंशनल फेस हो गया, एक ये रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस. अगर ये दोनों एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों एक्सिस हम एक साथ दिखाते हैं जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन आप जानते होंगे या कार्तीय तल कहते हैं. तो ये एक प्लेन हो गया और इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए रियल एक्सिस पर आपको सपोज करते हैं कि अगर हम लोग अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 2 ले लेते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा इंटू 2, तो उसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रियल एक्सिस पर हम 1 और इमेजिनरी एक्सिस पर हम 2 स्टेप्स जाएंगे और जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो होगा, यानी कि 1,2 जो होगा वो होगा 1 plus 2i. So in this way we can represent complex numbers in the Argand plane. If suppose we want to represent negative 1 plus I, then what will we do? We will take negative 1 here and this is plus 1, so this number will be, this will be negative 1 plus I. So in this way we can represent all the complex numbers in this Argand plane with the help of these two axes, real axis and imaginary axis. Now where is iota? So iota is there on the imaginary axis and this point is iota, because we can write I as 0 plus 1 times I, and this is in Cartesian form 0, 1, and so 0, 1 is this point on the imaginary axis. तो सारे के सारे जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स इस इमेजिनरी एक्सिस पर होंगे और जो रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस रियल एक्सिस पर बिलोंग करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे हम लोग रियल नंबर्स को जोड़ सकते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, क्या उसी तरह से क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा परफॉर्म कर सकते हैं? But before that, we will talk about when two complex numbers are said to be equal. Suppose Z1 is alpha 1 plus I beta 1 and Z2 is alpha 2 plus I beta 2. Then alpha 1, beta 1, alpha 2, beta 2 ये चारों रियल नंबर्स हैं और Z1, Z2 ओवरऑल ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. हम कब कहेंगे कि Z1 और Z2 इक्वल? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है. रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू अल्फा 2, और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होना चाहिए. इट मींस बीटा 1 शुड बी इक्वल टू बीटा 2. सो in order to have two equal complex numbers, we must make sure that real part of Z1 is equal to real part of Z2, and similarly, imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. Now, if we are having these two complex numbers Z1 and Z2 and we want to perform addition of those complex numbers, then how can we add them? Z1 plus Z2 is alpha 1 plus alpha 2 plus iota beta 1 plus beta 2. It means that there is a very simple rule. Real part of Z1 plus Z2 is alpha. What is real part of Z1 plus Z2? Alpha 1 plus alpha 2. And what is alpha 1? Alpha 1 is real part of Z1 and alpha 2 is real part of Z2. So we can say that real part of Z1 plus Z2 is real part of Z1 plus real part of Z2. तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं
और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो Z1 multiplied Z2 is directly we can define it as alpha 1 alpha 2 minus beta 1 beta 2 plus iota alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1. So in this way we can multiply these two complex numbers. Alpha 1 alpha 2 minus beta 1 beta 2 जो होगा वो Z1 into Z2 का रियल पार्ट होगा. अगर हम वैसे भी सोचें तो अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है alpha 1 into alpha 2 and I square is we know that it is -1, so alpha 1 alpha 2 minus beta 1 beta 2 will be the real part and the remaining things will be in terms of I, so that is imaginary part of Z1 into Z2. Now how to take reciprocal of a complex number. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का व्युत्क्रम कैसे डिफाइन करेंगे. अगर हम लोग 1 over Z1 को डिफाइन करना चाहें या 1 over Z1 को ऑब्टेन करना चाहें तो क्या करेंगे. इट विल बी 1 over alpha 1 plus iota beta 1 और यहाँ पर हम alpha 1 नेगेटिव iota beta 1 से अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो नीचे हमें मिलेगा alpha 1 plus iota beta 1 multiplied alpha 1 negative iota beta 1 और ये होगा alpha 1 negative iota beta 1 divided by यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा alpha 1 square plus beta 1 square. तो यहाँ पर 1 over Z1 का जो रियल पार्ट होगा वो हो जाएगा alpha 1 over alpha 1 square plus beta 1 square and the imaginary part of 1 over Z1 will be negative beta 1 over alpha 1 square plus beta 1 square. Now we will define conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number का मतलब है अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें z which is alpha plus iota beta, then conjugate of z is denoted by symbol z bar और ये होता है alpha minus iota beta. अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो alpha plus i beta के साथ में alpha minus i beta का बहुत अच्छा पेयर है और ये दोनों मिलकर के कहां पर साथ में मिल रहे थे. ये दोनों मिल रहे थे एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स. अगर एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिल रहे थे तो वो हमें अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा साथ में मिल रहे थे. तो वहां पे जो अल्फा प्लस आई बीटा अगर हम उसे z से रिप्रेजेंट करें तो अल्फा माइनस आई बीटा को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और z बार का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है z के साथ में एंड दिस z बार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z. अगर हम लोग z बार का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो फिर हमें z मिलेगा. एक्चुअली कॉन्जुगेट करने के लिए हमें करना ये है कि एक तरीके से आप यूं समझ सकते हैं कि आयोटा को रिप्लेस करके नेगेटिव आयोटा कर रहे हैं. तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ z बार करेंगे देन वी विल बी टेकिंग हियर नेगेटिव आयोटा एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सो वी विल गेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा. सो conjugate of z bar is z and conjugate of z is z bar, so they are conjugate of each other. अब हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is modulus of z is denoted by symbol. इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हम mod z यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ z, और इसको हम लोग mod z इस तरह से लिखते भी हैं. और इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस
imaginary part of z square. It is real part of z square प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर. यानी कि अगर z अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसका जो मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ध्यान रखें यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं. जो मॉड z होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 कब होगा? मॉड z विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ अगर ये दोनों अल्फा और बीटा 0 होंगे तभी ये इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 0 आएगा. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि z इज 0 यानी कि 0 प्लस आयोटा 0. सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हम लोग cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि 1 होता है यानी कि 1. सो जहां अल्फा कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल एंगल हम यहाँ ले सकते हैं. cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 होता है. अगर हम लोग मॉडुलस डिटरमाइन करें z बार का, z बार यानी कि अल्फा माइनस आई बीटा का मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार स्क्वायर. रियल पार्ट ऑफ z बार अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार माइनस बीटा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर. यानी कि फिर से हमें वही मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. एंड स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था वो मॉडुलस z था यानी कि हमें mod z. So what we can say here that modulus of conjugate of a complex number is same as modulus of the complex number. यानी कि conjugate और complex number दोनों का जो modulus होता है वो सेम होता है. अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जो क्लास होगी उसमें मैं आप सबके साथ में आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करूंगा, followed by De Moivre's theorem and some other important results followed by questions. एक बात मैं आपसे फिर से कहूंगा कि पिछली बार कुछ बच्चों का गूगल फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था, तो आप सभी लोगों को ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये कंपलसरी है. सभी लोगों को गूगल फॉर्म अभी जो मैं इस वीडियो के साथ में आपको मिल रहा है वो गूगल फॉर्म में 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल से एमसीक्यूज हैं और जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को. और साथ ही साथ में आपको अपनी ईमेल आईडी जो बिल्कुल सही ईमेल आईडी हो जिसको कि हम लोग आगे अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकें आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, और आपका सही मोबाइल नंबर भी आप उसमें अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में जरूर डालिए. थैंक यू.